अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में खाली होलो है तो पानी कौन सा डिस्प्लेस करेगा? सॉलिड पार्ट। मिसाल के तौर पे गिलास है, गिलास में होल है, तो जो होल वाला हिस्सा है वो तो पानी चले जाएगा, मतलब पानी खुद ही डिस्प्लेस कर रहा है, पानी डिस्प्लेस कर रहा है, पानी वहां आ जाए तो वो तो होल वाला पार्ट जो तो पानी आ जाएगा, वो हिस्सा पानी थोड़ी डिस्प्लेस करेगा। पानी कौन डिस्प्लेस करेगा? जो सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट पानी में जब भी जाएगा जब वहां से पानी हटेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है पूरा तो उसका वॉल्यूम और डिस्प्लेस पाउडर का वॉल्यूम सेम। अब वो वैल्यू दे दिया रखा तो यू कैन यूज द वर्ड वी। एग्जैक्ट वॉल्यूम लिखो या ना लिखो, खाली वी लिखो। जी दोनों में सेम है तो वी जी तो सेम आएगा। फर्क क्या होगा? डेंसिटी का, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। अब मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे रखी है 2.3 ग्राम पर सीसी और पानी की 1 ग्राम पर सीसी। पानी की दोनों डेंसिटी याद रखनी है, ऐसा यूनिट वाली भी और जनरल सीजीएस यूनिट बोलते हैं उसे। सीजीएस यूनिट में पानी की डेंसिटी क्या है? एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर सीसी। और एसआई यूनिट में क्या है? पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर एसआई यूनिट में आ गए ना, तो मास का यूनिट किलोग्राम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी दोनों याद होनी चाहिए पानी की, एसआई यूनिट में भी और टाइम में। इसको सीजीएस यूनिट बोलते हैं, इसमें ग्राम बोलते हैं। ग्राम सी मतलब सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एम फॉर एस फॉर सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट बोलते हैं जिसमें हम ग्राम में लेते हैं। तो वो वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी, पानी की अलग और ऑब्जेक्ट की अलग। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस वाटर के वेट से कम है। डिस्प्लेस वाटर का वेट 0.4 के बराबर है, इसका मतलब 0.4 ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का वेट कम है, तो क्या करेगी वो? राइज करेगी। फ्लोट मत करना, इट विल, इसको अगर आप फ्लोट पे लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इट विल राइज एंड व्हेन some part of it will come out from water, then buoyant force and weight of the object will become equal, then it will float. फ्लोटेशन का एक प्रिंसिपल यही है, buoyant force और weight of the object क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। हम ये मत सोचो कि buoyant force ज्यादा और weight of the object कम है तो फ्लोट करेगा, उसको राइजिंग कहते हैं। फ्लोटेशन का लोगों को मतलब ही नहीं पता। फ्लोट का मतलब है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, फ्लोटेशन पे जा सकते हैं कि भाई इसका जब ऑब्जेक्ट पानी से बाहर निकलेगा तो इसका buoyant force डिस्प्लेस वाटर buoyant force कम होने लगेगी और when buoyant force and weight of the object will become equal, it will start floating। खत्म। आपको डिटेल में नहीं जाना, ये डिटेल के क्वेश्चन थे 11th क्लास में जाके, कितना बाहर होगी, कितना पानी के अंदर होगी, ये सब 11th में। यहाँ तो एक आइडिया दिया है आपको। और अगर buoyant force कम है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा है, जो जनरली जो आपके क्वेश्चन है उसमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होता है और buoyant force उसमें कुछ कंक्लूजन, 1 मिनट में कंक्लूजन निकल आएगा, क्या निकलेगा? तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, खत्म। अब सिंक करेगा तो कहाँ जाएगा इसका मतलब नहीं, बॉटम पे जाएगा, बीच में पानी के लिए समुद्र के अंदर हर चीज बॉटम पे नहीं पहुंचती, बीच में डेंसिटी कुछ जगहों पे चेंज हो जाती है। तो जहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है वहां पे वो रुक भी सकता है, फ्लोट भी कर सकता है अगर बढ़ गई डेंसिटी, हमको उससे मतलब नहीं। आगे मैंने आपको एक सवाल कराया था, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर, समझ में आ गई? इस ये मैंने कहा था कि इसके अंदर ऊपर जाने का वो अलग होगा, फॉर्म क्या नाम है, पूरा सेट अलग होगा और नीचे आने का पूरा सेट। क्यों? क्योंकि u और v दोनों में अलग है। ऊपर जाते हुए v 0 है, u गिवन है, और नीचे आते हुए u 0, नीचे आना तो u ऊपर वाला होगा, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो u 0 होगा, v क्या होगा? समझ में आ गई बात? वैसे उसूली तौर पे अगर बीच में कुछ गड़बड़ नहीं है तो जिस स्पीड से आपने नीचे से फेंका है, जब वो वापिस आएगा ऊपर जाते हुए वो 0 हो जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा, जब 0 से स्टार्ट होगा वापिस उस जगह पर पहुंचेगा जहां से फेंका था, तो उसकी स्पीड वही हो जाएगी जिस स्पीड से वो
देखा गया था, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। अच्छा, दूसरी बात की फॉर्मूले अलग अलग क्यों होंगे, दोनों मेथड अलग क्यों होंगे? कि ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू माइनस में होगी और नीचे आते हुए जी की वैल्यू प्लस होगी। तो दोनों की एक्सीलरेशन अलग अलग है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं। तो फिर एक ही फॉर्मूले से कैसे हो जाएंगे? दोनों के फॉर्मूले अलग अलग, कॉमन सेंस है। अच्छा, इसके बाद क्या नाम है, मैं सुबह नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा था कि उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन और कर रहा हूँ। इसमें 14 क्वेश्चन है। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। ये 14th क्वेश्चन है। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर और उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 19.6 मीटर। अब इसमें कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक पहुंचे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी सवाल है ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानेंगे। देखिए गिवन प्लेस के ऊपर एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए मानते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन भी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? कांस्टेंट। एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है जमीन के ऊपर का जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें माइन्यूट सा फर्क होता है, वो नेग्लिजिबल है। हम ये मान के चलते हैं कि जमीन से लेके ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक एक ही जगह पर फोर्स यूनिफॉर्म है। जब फोर्स यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती है, और इक्वेशन ऑफ मोशन का तरीका तुम्हें पक्का हो गया होगा कि पहले क्या करते हैं, वो पांचों वो लिखते हैं यू, है ना? कितना है यू? हमें एक मिनट अभी बाद में लेंगे। वी है ना, जी। अब ए जमीन के ऊपर चलना है तो ए की वैल्यू दी हुई होगी, नहीं दी होगी तो नहीं कर सकते, तो निकालो फिर आगे चलेगा। लेकिन यहाँ जी की वैल्यू ना निकालनी है ना दे रखी है, वो मालूम होनी चाहिए। क्या होगी? 9.8 प्लस या माइनस? प्लस 9.8। ये ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरा यूनिट लिखिए। और एच कितना है? जो टावर की हाइट है कितनी है? 19.6। अब देखिए ये इसका जस्ट डबल है, इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर उसमें लिखा है 10 यूज करो जी की वैल्यू, तो फिर आप 9.8 यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, हालांकि आपने जो वैल्यू यूज की है वो सही यूज की है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में नहीं दे रखी। तो इंस्ट्रक्शन के अगर अगेंस्ट कोई वैल्यू यूज करेंगे तो वो गलत माना जाता है। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या है? कौन सा ले लिया? टी ले लिया। तो टाइम पूछा उसने क्या? नहीं सर, पूछा भी नहीं उसने वैल्यू क्या पूछा उसने? उसने वी पूछा, और यू हमें मालूम है कि जो ऊपर से स्टार्ट जहां से होगा, जहां से थ्रो करेंगे वहां पे हमेशा हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू जो होगी क्या होगी? 0 होगी। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है यू, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला सिलेक्ट करना आसान है। कौन सा मामला आएगा जिसमें टी नहीं आ रहा? v स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। टी कौन से मामले में नहीं आ रहा? v इज इक्वल टू u प्लस at या gt। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमें मालूम नहीं, ये यूज नहीं होगा। s इज इक्वल तो क्या नाम है v स्क्वायर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यहाँ भी t दो जगह आ रहा है, ये भी यूज नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस g h। s की जगह h यूज कर रहे हैं, तो v हमें निकालना है, एज इट इज रहेगा, u 0 हो जाएगा। 2 कितना है ये? 9.8। h कितना है? 19.6। तो v स्क्वायर। अब देखो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, हमें इसको होल स्क्वायर में बदलना तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट लेना आसान है। अब पूरे को मल्टीप्लाई करो फिर अंडर रूट लो, बेवकूफी है। जब सवाल के थोड़ा दिमाग लगाया करो। ये जो है 9.8 का डबल है, 9.8 का क्या है? तो 2 अलग कर लो इसमें से, तो वो 2 इस 2 के साथ मिल जाएगा। 2 इंटू 2 9.8 इंटू 9.8 है ना?
क्या बन गया ये 2 इंटू 9.8 का स्क्वायर बन गया। भाई होल स्क्वायर हो गया नहीं हो गया? अब तो आसान हो गया। क्या होगा? स्क्वायर दोनों तरफ से हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल होगा दोनों तरफ से, तो यहाँ खाली क्या बचेगा v, और यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड फाइनल। इसको खत्म समझ में आया ना? अब तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट बनाने के लिए अंडर रूट लेते हैं। बताओ कितनी देर लग जाती? तो ये चीजें कैलकुलेशन में दिमाग को चालू करो, ये चीजें कैलकुलेशन में चेक किया करो। अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो अंडर रूट लेना आसान है, क्यूब बन रहा है तो क्यूब रूट लेना आसान है, तो क्यूब रूट में क्यूब पड़ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया ये? इसके बाद एक सवाल है 15वां। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर। अब ऊपर तो फेंकेंगे तो नीचे इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी तो होनी जरूरी है, तभी ऊपर जाएगा। टॉप की वेलोसिटी 0 होती है, स्टार्टिंग जमीन पे चलते हुए स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होती है इफ यू आर मूविंग हॉरिजॉन्टली, और बस स्टार्ट मूविंग तो वहां u 0 होगा। आप बोलिए सर यहाँ भी तो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट होकर हॉरिजॉन्टली नहीं चल रहा, यहाँ स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो अपवर्ड जाएगा तो तभी जाएगा जब वेलोसिटी होगी, जब 0 वेलोसिटी तो ऊपर क्या जाएगा? ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है वहां एक स्टेज पे आके 0 हो जाती है। अगर कम हो रही है तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऊपर जाते हुए कम होती है, तो इसलिए नीचे से जब ऊपर आएंगे तो नीचे की वेलोसिटी होनी जरूरी है। कम कहाँ 0 कहाँ होगी? टॉप पे पहुंच गए। अब देखिए इसी सवाल को मैं इसको रब कर दूं, ना भी यही पांचों चीजें चाहिए हमें। ये चारों यू कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। v नहीं दे रखा लेकिन हमें मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। g कितना होगा? 10 टाइम में यूज करने को, तो क्या लिखूं? 10 लिखूं? माइनस गलत हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस माइनस तो आपको सोचना है, अगर आप प्लस 10 यूज करें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जितना वेलोसिटी घट रही होती है उस डायरेक्शन में एक ही वैल्यू नेगेटिव होती है, तभी वेलोसिटी कम होती है। कितने हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h पूछा उसने, ये क्या कर रहा है? व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? कोई डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन का जो नेट होता है वो पूछा उसने, क्वेश्चन मार्क आया। और क्या पूछा उसने? Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and total distance covered by the stone? Time is there. टाइम काट दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसमें टाइम नहीं आ रहा? सेम फॉर्मूला। कौन सा? फर्स्ट फॉर्मूले में u प्लस a हो गया, u प्लस a हो गया तो t की वैल्यू वहां से लिखोगे। समझ में आ गई ना? सेकंड फॉर्मूले s डिस्टेंस वाला भी यूज नहीं होगा, तो वो फॉर्मूला यूज होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल में as होता है। ठीक है, तो v कितना है? 0। u कितना है? 40 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दो ताकि गड़बड़ ना हो। g कितना है? ब्रैकेट में क्या? और s पूछा उसने, s की जगह h आ जाएगा, h उसने पूछा, क्या हो जाएगा? -40 इंटू -40, सॉरी -40 इंटू 40, ये लोग ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा ना, एक ही दफा 40 दो दफा आएगा। माइनस की स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर किस पर है? 40 इंटू 40 दो दफा आएगा, 40 इंटू 40 वही क्या हो जाएगा? -20 h, -20 तो h कितना आ जाएगा? -40 इंटू 40 अपॉन में -20 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैथ्स के रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा ये? h इज इक्वल टू प्लस
80 मीटर। कितना यूनिट के साथ में लिखेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो लिखेंगे डॉक्टर ने कहा, इसलिए लिखेंगे कि सारे यूनिट एसआई है। जब एसआई यूनिट जिसमें कोई चीज सवाल कर रहा हो तो जो निकालते हैं वो भी एसआई यूनिट में निकलता है। ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। जो निकाल रहा है वो भी एसआई यूनिट में। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब जब स्टोन ऊपर आएगा, ठीक है, अब इसके आंसर में थोड़ा फर्क हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड विल बी 80 मीटर, बट आफ्टर रीचिंग टू द टॉप वो वापिस नीचे गिरेगा। सवाल क्या है आपका? स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वही आके रुकेगा तो नहीं, वो पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं तो वो कहेगा चलो जी तुम्हारा काम खत्म, मेरा काम शुरू, मैं यहीं रुकूंगा। कहाँ जाएगा वो पत्थर? वापिस आएगा। तो वापिस कितना डिस्टेंस चलेगा? जाते हुए तो उसने 80 मीटर चला था, वापिस टहलता हुआ आएगा 160 मीटर चलेगा। हाँ, तो जल्दी से आएगा, चलो जल्दी चलो, इंतजार कर रहे हैं नीचे, जल्दी बोलो। वापिस नहीं डिस्टेंस तो चलेगा बाबा। तो टोटल डिस्टेंस इन रीचिंग टू ग्राउंड, टोटल डिस्टेंस इन रीचिंग टू ग्राउंड, ये स्टार्टिंग पॉइंट, रेक्टेंगल को स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा? स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा? जल्दी बताओ। 80 प्लस 80, जाते हुए भी 80 और आते हुए भी 80, कितना हो जाएगा ये? 160 मीटर। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? क्या होगा? जीरो होगा ना? नहीं होगा? अरे जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। नेट डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस फ्रॉम द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जो थी वहीं हम वापस आ गए, क्या होगा? तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट, फिर याद रिमेंबर, जाते हुए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 80 मीटर। वापसी में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? द डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग डाउन जीरो, -80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऊपर जाते हुए आप प्लस ले रहे हैं तो नीचे आते हुए माइनस लेंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड टू इनिशियल पॉइंट। इसलिए मैंने ये सवाल दिए हैं कि ताकि ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसके बाद है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय द अर्थ एंड सन व्हेन द मास ऑफ द अर्थ एंड सन, दोनों का मास दे रखा है, डिस्टेंस बीच में दे रखा है, तो फिर इसका फॉर्मूला यूज हो रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स का क्या फॉर्मूला है बताइए? ग्रेविटेशन फोर्स का क्या फॉर्मूला है? G into F1 into अपॉन टी स्क्वायर। जी की वैल्यू मालूम है कितनी है? 6.67 10 to the power -11। M1 की वैल्यू कितनी है? यूनिट नहीं लिखते फॉर्म में, जब वैल्यू पुट कर रहा हो यूनिट आपके पास नेट जनरल सारा यूनिट लिखने का माइंड क्या होगा? 6 into 10 की पावर 20 और दूसरा M2 2 into 10 की पावर 30 और D स्क्वायर कितना होगा? 1.5 into 10 की पावर 11 into 10 की पावर 11। अब देखो मैं सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट ना हो। You should understand how to do such calculation. I am doing it only because of calculation. अब 6.67 ये नंबर अलग कर लो, इंटू 10 की पावर अलग कर लो, इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -11, इनको ऐड कर देंगे, प्लस 24
प्लस 30 मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड होती है। Yes, sir. तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Yes, इसलिए sir. क्या हो जाएगी पावर -11 आगे Plus प्लस कितना 24. 24। ये सेम बेस सेम होना चाहिए तभी पावर ऐड होगी, यानी एक ए और एक बी और दोनों की पावर ऐड कर दो। मैथ्स का रूल है ना, सेम बेस में पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई करके। ओके, और डिवाइड हो रहा है तो एक साइन चेंज करके ऐड करते हैं। अपॉन में क्या आएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11। ओके, अब ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा, ये पूरा है, ये 1.5 कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 कितना होता है 2.25। तो 6.67 6 इंटू 2 अपॉन 2. तो ये डेसिमल के बाद दो नंबर ऊपर क्यों, डेसिमल के बाद दो नंबर, तो डेसिमल से डेसिमल हम हटा देंगे और 10 की पावर क्या होगी 43 ये कितना बना था 30 प्लस 24 कितना बना था 54। ये प्लस में बना था, -11 था 43 कितना आया 40। अब ये जो 11 है ये नीचे प्लस है, ये ऊपर लेके जाएंगे पावर वाला नंबर तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। प्लस 11 था क्या हो जाएगा, और ये भी -11। ये बात समझ में आया, और ऊपर जो नंबर है वो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस कितना -22 -11 -22 बन जाएगा। समझ में आ गया कैसे, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन आसान है। अगर आप पावर वाले नंबर अलग कर दें 10 और बाकी नंबर अलग कर दें, कितना बचेगा यहाँ पे हैं 21 यहाँ पे आ जाइए कितना 21 कितना, तो 10 की पावर प्लस 21 अलग कर देंगे। आई बात समझ में। और ये क्या करेंगे आप, ये 667 पॉइंट से पॉइंट करिए इंटू 12 अपॉन 2 अब इनको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया तो मत करो, टाइम वेस्ट होगा। सीधा सीधा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और 225 से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो 10 की पावर उसे मत छेड़ो, वो क्या हो जाएगी आपकी 21। आगे यूनिट क्या बनेगा बताओ, न्यूटन भाई फोर्स निकाल रहा हो ना, और एसआई यूनिट में सारी वैल्यू पुट कर रहा हो, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, आगे खाली न्यूटन लिखिए। ये सीख लो, एसआई यूनिट में जब वैल्यू पुट करते हैं तो जो निकाल रहे होते हैं वो जो निकलता है उसका भी एसआई यूनिट में आंसर निकलता है। फाइनल आंसर डायरेक्ट वो फाइनल यूनिट लिख दो, बाकी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिलेशन में इसमें आप फंस जाओगे, अटक जाओगे। ये बात समझ में आया, व्हाई आई हैव डन दिस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो इतने सारे नंबर दे रखे हैं 10 की पावर ये कैसे क्या करें, 10 की पावर सारी अलग करिए। अरे बात समझ में, और नीचे ये डबल हो जाएगा स्क्वायर में 1.5 10 की पावर 11 फिर 1.5 10 की पावर 11, तो 10 की पावर सारी अलग कर लोगे तो ऊपर तो ऐड होगी सारी, तो ऊपर वाली ऐड होगी क्या बन जाएगी 43 30 प्लस 24 -11। समझ में आया ना ये, और नीचे के दो 11 दो दफा आ रहे हैं, 22 आ रहा है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -22। ये रूल पता होगा मैथ्स का, ठीक है। तो -43 -22, अगर ये नीचे वाला नंबर बड़ा होता तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते, फिर आंसर माइनस में आता। ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या है हमारा +21, वो हमने अलग लिख दिया +21। इसको छेड़ने की जरूरत बस सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, और आगे यूनिट लिखना है। यूनिट का आधा नंबर होता है, क्या लिखेंगे यूनिट न्यूटन, क्या क्या लिखेंगे एन। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये सवाल जब भी अच्छी तरह समझ में आएंगे जब आप एक दफा घर जाके और कर लो।
क्योंकि मैथ्स का रूल है कि समझने के बाद एक दफ़ा किया फिर दोबारा उसी दिन करो, एक दिन का गैप देके दोबारा करो। तो हमें ये कोई हम भूल रहे होते हैं, कोई पॉइंट भूल रहे होते हैं तो वो याद हो जाता है, फिर वो एग्जाम में नहीं भूलते। वरना आज तुम्हें क्लियर है तुम्हारे सामने, एग्जाम में जब तुम करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट भूल सकते हो। अब ये खत्म हो गया। इसमें क्या नाम है, कुछ क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। 12th क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल 1/6 स्ट्रॉन्ग as the force on earth. What is the weight of the Newton? What is the weight in Newton of 10 kg object? तो पहले तो उसको जमीन पे वो निकालो, क्या वेट ऑन द अर्थ कितना होगा, क्या फॉर्मूला है वेट का, m इंटू जी। केजी में मास होता है, याद रखिएगा। ये वेट नहीं, ये क्या है, ये और मास से वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट फोर्स है। तो फोर्स के दो फॉर्मूले, एक मास से निकलता है, वहां पे m इंटू ए करते हैं अगर जमीन पे एक्सेलरेशन है, और अगर जमीन को ऊपर नीचे जा रहा है, जी की एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी यूज हो रहा है तो m इंटू जी, उसको हम वेट भी कहते हैं, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं जो जी की हेल्प से निकलता है। ठीक है, तो फोर्स ऑन द वेट ऑन द अर्थ कितना होगा, 10 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा वो 98 क्या 98 न्यूटन। बात समझ में आ गई। वेट ऑन द मून कितना होगा, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज क्या 1/6। ठीक है, तो वेट ऑन द मून विल आल्सो बी, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये, तो वेट ऑन द मून कितना हो जाएगा, जो वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो 9.8 इंटू डिवाइडेड बाई इंटू 1/6 कर देंगे, इंटू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ द मून कितना होगा 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो 1/6 यानी 1/6 इंटू वेट ऑफ द अर्थ कितना है, कितना, अगर आपने क्या कितना वेट लिया था आपने 10 लिया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी 10 मान लें तो 100 हो जाएगा, और अगर 9.8 लेंगे तो 98 होगा। तो 9.8 इंटू कितना 10, तो वो जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर यू। इस बार एक सवाल करके मैं नमाज पढ़ूंगा, पूरा 5 मिनट लूंगा मैं। इन द मीन टाइम इन क्वेश्चंस को आप एक दफा अपने आप कर लें रफ के ऊपर। अगला सवाल है 13। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. मैक्सिमम हाइट, यही फॉर्मूला चल रहा है, नीचे से ऊपर फेंका, तो u की वैल्यू कितनी है 49 मीटर पर सेकंड। v कितना होगा 0 होगा। मैक्सिमम हाइट टू विच इट रीच, h हमें निकालना है। h क्या लगा है हमें, टोटल टाइम टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो टाइम क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच टू मैक्सिमम हाइट, वो हमें निकालना है। अब वो जो टाइम निकला है जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा, मान लो 5 मीटर सेकंड निकला है, तो जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा 5 जाने का, और आने का भी वही टाइम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, उसी हिसाब से स्पीड बढ़ रही है। जिस हिसाब से ऊपर घटी थी इसी हिसाब से नीचे आते हुए बढ़ रही है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जो जाने का टाइम है उसका डबल। ये बात समझ में आ गई, तो ये सवाल कीजिए। आई विल टेक 3 मिनट।